जीते जी अगर किसी को भगवान के दर्शन करने हैं तो वो अपने माँ बाप के चरणों में उन चीज को पा सकते हैं, अपने माँ बाप में अपने इष्ट देव को देख सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक खास तोहफा दिया है, जो हमारे माँ बाप होते हैं अपने रूप में हमारा अच्छा भला बुरा सब कुछ समझते हैं। अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो माँ बाप सबसे पहले हमें वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, डांट कर धमका कर, यहाँ तक कि हमें पिटाई लगाने के लिए भी उतारू रहते हैं, लेकिन हमें कोई गलत कदम नहीं उठाने देते जब तक उन्हें हर चीज का एहसास होता है। और माँ के बारे में तो आपसे क्या ही कहूँ, माँ वो चीज है, वो एक नायाब तोहफा है ऊपर वाले का हमें दिया हुआ, जो हमारे दुख में सुख में, हमारे खाने से लेकर बचपन से लेकर जवानी तक, और जब तक वो इस दुनिया से जाती है केवल उसके दिमाग में अपने बच्चों का ही ख्याल रहता है कि मैं अपने बच्चों को क्या दूं, इनको कैसे बड़ा करूं, इनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई इन पर कुछ सवाल खड़े ना कर सके। तो है ना, जीते जी भगवान के दर्शन हो जाते हैं ना अपने माँ बाप में। दोस्तों, माँ बाप की सेवा कीजिए, माँ बाप को प्यार कीजिए, माँ बाप का मान सम्मान कीजिए और अपनों का ना हमेशा ख्याल रखिए। आज एक माँ ने 7 साल बाद अपनी बच्ची को पहचान लिया, जबकि उसकी बच्ची 10 दिन की इस दुनिया से जा चुकी थी। आखिरकार कैसे जिसकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, जिसकी बेटी मर चुकी है, वो 7 साल बाद कहां से वो बेटी वापस लौट कर आ जाती है और वो अपनी बेटी को पहचान लेती है। ये घटना बड़ी विचित्र है और आप लोगों को कई सीख देकर जाएगी और आप लोगों को बताएगी कि जो माँ शब्द है उसकी कितनी अहमियत है और वो कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं, घटना की तरफ चलते हैं, सत्यता पर ये दोस्तों घटना है। घटना की शुरुआत होती है अमेरिका के एक राज्य से। पेंसिल्वेनिया राज्य होता है, इस राज्य के अंदर एक शहर होता है, शहर का नाम एरी होता है और इस एरी शहर में एक परिवार रहता है। परिवार में 4 सदस्य हैं, पति पत्नी और 2 इनके लड़के होते हैं। पत्नी का नाम लस होता है, पति का नाम वेरा होता है। वेरा और लस पति पत्नी होते हैं और 2 इनके लड़के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी थी जिसका नाम लस होता है, पत्नी की हमेशा एक ख्वाहिश रहती है, वो हमेशा अपने पति से कहती है कि जितने सुंदर मेरे 2 बेटे हैं, केवल एक बेटी और हो जाए, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लस की हमेशा से यही ख्वाहिश होती है। सन 1997 में जो लस होती है वो गर्भवती होती है और उसको एक बेटी होती है। सन 1997 5 दिसंबर सन 1997 लस एक बेटी को जन्म देती है और यहाँ पर बहुत सुंदर वो बेटी होती है। लस जैसी बेटी की कामना कर रही थी, इतनी ही खूबसूरत इसकी बेटी होती है और ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। ये ऊपर वाले का बार बार धन्यवाद करती है कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे एक बेटी दी। यहाँ पर उस लड़की पर बहुत प्यार होता है। अब उस लड़की को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। इस लड़की का नाम रखा जाता है डेली मार। डेली मार नाम से इस लड़की को एक नामकरण दिया जाता है। हमारे यहाँ तो पंडित जी नाम रखते हैं, लेकिन ये परिवार के साथ कुछ रस्में होती हैं, उसी से नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पर ये लड़की जब 5 दिसंबर 1997 में पैदा हुई थी, तो यहाँ पर अब 10 दिन की जब ये बेटी हो जाती है तो ये परिवार एक पार्टी रखता है इस खुशी में कि हमारे घर एक बेटी का जन्म हुआ है। अगर ये बेटी भारत में होती तो यहाँ पर लक्ष्मी का रूप, लोगों को नामकरण पर खाना खिलाते, उसी तरह उनकी एक रिवाज होती है और ये पार्टी बड़ी धूमधाम से रखी जाती है। शाम का वक्त होता है, सभी रिश्तेदार घर में आए हुए हैं, सभी खाना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद ये पार्टी समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद सभी रिश्तेदार चले जाते हैं, लेकिन एक आधी रिश्तेदार जो लस होती है उसके साथ रुक जाते हैं और लस अपनी उस 10 दिन की बेटी को, जिसका नाम डेली मार होता है, उसे सुलाती है और ऊपर वाले कमरे में उसे बिस्तर पर लिटाकर और चुपके से गेट को बंद करती है और नीचे आकर अपने घर के काम में लग जाती है। जो एक रिश्तेदार रुका था, एक महिला रिश्तेदार रुकी होती है, वो उसकी हेल्प करती है काम को करने में, घर को समझाने में, क्योंकि पार्टी चली थी पूरे दिन, ये फंक्शन चला था। शाम के वक्त पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो लस के 2 लड़के होते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं तो उनके गालों में 2 डिंपल पड़ते हैं, खड्डे पड़ते हैं। तो लस अपने पति से कह रही थी कि देखना, जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो इसके गालों में भी 2 डिंपल पड़ेंगे और ये इनकी ही तरह बड़ी खूबसूरत लगेगी।
बर्तन समेटती है, पूरे घर को समेटती है, वो रिश्तेदार भी उसके साथ होती है। लेकिन वो जैसे ही करीबन आध घंटा उसे होता है तो वो देखती है कि ऊपर जहां पर उसकी 10 दिन की बेटी सोई हुई थी वहां से धुआं आ रहा है। लस की आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है कि उसकी बेटी शायद कुछ हो गया है। वो सबसे पहले भागकर वहां पर जाती है क्योंकि उसे पता है वो अपनी बेटी को उस कमरे में सुला कर आई है। लस जैसे ही उस कमरे की तरफ जाती है और उस दरवाजे को खोलती है, वहां बहुत जोर से आग जल रही थी और लस उस आग को देखकर बेहोश हो जाती है क्योंकि जिस बेटी के उसने सपने देखे थे, प्रार्थना की थी भगवान से, वो बेटी शायद आज इस दुनिया में नहीं रही है। लस होश में आती है, कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जो लस का पति होता है जिसका नाम वेरा होता है, वेरा अपनी पत्नी को और कुछ रिश्तेदार होते हैं वो अंदर नहीं जाने देते। यहाँ पर पुलिस के पास फोन कर दिया जाता है और आग बुझाने के लिए भी कुछ अधिकारियों पर फोन कर दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर पूरा घर लस को संभालने में लग जाता है क्योंकि लस बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी गई, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई और तुम लोगों को लग रहा है कि मैं उसके अंदर नहीं जाऊं। वो संभाले नहीं संभल रही थी। आग पर काबू पा लिया जाता है। उस कमरे में कुछ भी नहीं बचा था। लस की हालत आप देखते तो शायद देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएं। उसकी इतनी बुरी हालत होती है, वो बिल्कुल टूट जाती है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है। यहाँ पर ये केस बनता है। केस बनने के बाद पुलिस जब तहकीकात करती है तो ठीक से तहकीकात नहीं करती है। पुलिस यहाँ पर कह देती है कि भाई ये एक हादसा था, इस हादसे में आपकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हादसा तो किसी से कहकर नहीं आता है। यहाँ पर लस कहती है कि नहीं, आप मुझे कोई तो सबूत दो कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। लस बिल्कुल बावली सी हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी नहीं जा सकती, मैंने इतनी दुआओं से अपनी बेटी को पाया है तो वो कैसे जा सकती है, नहीं मेरी बेटी जीवित है। लेकिन सभी को पता था कि एक 10 दिन की बच्ची इतनी भयानक आग से कैसे बच सकती है। और यहाँ पर पुलिस वाले ये केस बंद कर देते हैं। पुलिस वाले भले ही ये केस बंद कर दें, लेकिन जो लस थी वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, कुछ तो दो मुझे, कुछ तो ऐसे सबूत दो कि हाँ मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, मैं नहीं मान सकती। पुलिस वाले सोचते हैं कि एक माँ का दर्द है, दुख है, धीरे धीरे समय के साथ इसका ये दुख भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। पुलिस वाले भी यहाँ पर लस को झेलते रहते हैं। लेकिन अब घर के माहौल खराब होने लगे थे। क्यों खराब होने लगे थे? जो लस थी वो हमेशा उखड़ी उखड़ी रहा करती, किसी से ढंग से बात नहीं करती है, दोनों बच्चों को रख रही थी, लेकिन वो बात नहीं थी जो बात पहले होती है। लस का जो पति होता है वेरा, अब वो अपनी पत्नी से नाराज रहने लगता है। वो कई बार समझाने की पत्नी को कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो एक बच्ची के गम में, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दोस्तों जो पति हमारे यहाँ तो पूरा साथ निभाते हैं, लेकिन वो पति अपनी पत्नी को इन्हीं बातों के चलते डिवोर्स दे देता है। कहता है कि एक पागल औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। जबकि लस अपनी बेटी के लिए हमेशा रोया करती और कहती कि किसी भी तरह से वो आ जाए। वो रातों को सोया नहीं करती, अपने दोनों बच्चों का बखूबी ख्याल रखती है, लेकिन उसे ख्याल रहता है अपनी उस बेटी का भी। और वो हमेशा कहा करती कि मुझे मेरी बेटी जरूर चाहिए। इस बात से जब पति अलग हो जाता है, लेकिन एक समझौते के तहत ये पति पत्नी अलग हुए थे कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं हम उन सभी के साथ मिलकर रहेंगे। और हम भले ही हम दोनों ने डिवोर्स ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लस के सास ससुर होते हैं वो अक्सर लस को नहीं छोड़ते हैं। वो अपने हर फंक्शन में उसे बुलाते हैं। परिवार एक रहता है, लेकिन दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे थे। धीरे धीरे जिंदगी बढ़ती रहती है। लस को आज तक भी सब्र नहीं आया था कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। वो उस गम के साथ जीना सीख चुकी थी। धीरे धीरे कब में 7 साल निकल चुके, ये किसी को भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पर जो लस होती है उनकी एक रिश्तेदार होती है जिसका नाम कैलोरीन होता है। कैलोरीन के घर में एक पार्टी होती है, पार्टी होती है बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में कैलोरीन सभी रिश्तेदारों को बुलाती है, तो उस पार्टी में लस भी जाती है। और ये तारीख होती है पार्टी की 24 जनवरी 2004। 2004 को ये दिन होता है 24 जनवरी का। लस बुरे से मन से उस पार्टी में जाती है। लस का उस पार्टी में पति भी आया था, वहां पर सास ससुर भी आते हैं और दोनों बच्चों के साथ लस भी वहां पर पहुंच जाती है। पार्टी चल रही थी, पार्टी में सभी झूम रहे थे, लेकिन लस को इस पार्टी में कोई मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आज भी अपनी बेटी के 7 सालों से वो माँ अपनी बेटी के गम से नहीं उभरी थी। अब वो एक कोने में बैठी रहती है, सभी लोगों को देखती है, क्योंकि सभी के
सुख को वो दुख में नहीं बदल सकती, क्योंकि उसका खुद का दुख होता है। वो बैठी बैठी सभी को देख रही है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। जब लस की उस लड़की पर नजर पड़ती है तो वो लड़की उसे अलग सी लगती है और अपनी सी लगती है। अब वो उसकी तरफ देखती रहती है और मन में सोचती है कि मेरी बेटी भी आज इतनी ही बड़ी होती, अगर ये मेरी बेटी होती तो आज उसकी इतनी ही उम्र होती। तभी जो लड़की होती है वो उसकी तरफ देखकर हंसने लगती है। जब वो लड़की हंसती है तो उस लड़की के दोनों गालों पर डिंपल पड़ते हैं और ये बात जो लस होती है उसे खटक जाती है कि मेरे बच्चों के, जो मेरे लड़के हैं, उनके दोनों गालों पर डिंपल पड़ते हैं, ये हो ना हो ये मेरी बेटी है। उसके मन में एकदम से एक ख्याल आता है। वो उस लड़की को अपने पास बुलाती है और कहती है, आपकी मम्मा कौन है? वो कई रिश्तेदारों से पूछती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये लड़की तो कैरोलिन की है। अब ये बात सुनकर लस कहती है कि तुम्हें क्या पता कैरोलिन पे बेटी कब हुई थी। लस उसकी एक रिश्तेदार होती है, लेकिन उसी को नहीं पता कि उसके रिश्तेदार और एक अच्छी खासी रिश्तेदार जो ज्यादा कनीज थी, उसने बेटी को कब जन्म दिया, ये बात उसे पता क्यों नहीं चली। यहाँ पर वो कई रिश्तेदारों से कंफर्म करती है, पक्का करती है कि सच में ही क्या इसकी बेटी है। तो सभी कहते हैं हमें ये नहीं पता कि इस बेटी को जन्म कब दिया है, लेकिन ये इसी की बेटी है। अब लस यहाँ पर सोचती है, एक तरफ बैठी थी, सब झूम रहे थे पार्टी में, लेकिन लस के दिमाग में खुरापाती चलने लगती है। वो सोचती है कि इसकी बेटी कब में हो गई। अब वो क्या करती है कि उसका एक बेटा च्युइंगम चबा रहा था, उस च्युइंगम को लेती है और जो लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर लस को लग रहा था कि ये मेरी वही बेटी है, डेली मार, उसके बालों में वो च्युइंगम चिपका देती है। जब उस बच्ची के बालों में च्युइंगम चिपकाती है तो वो एकदम से कहती है कि वो बेटा सॉरी, आपके बालों में च्युइंगम चिपक चुका है, चलो मैं इसको हटा देती हूँ। जैसे ही वो उसको हटाती है तो करीबन 5-6 बाल उस लड़की के उस च्युइंगम में आ जाते हैं और वो उस च्युइंगम को एक पैकेट में रख लेती है। पर्स में रखने के बाद अब वो घर आती है और घर आने के बाद अब वो तहकीकात में लग जाती है। वो इधर उधर से कुछ जानकारी इकट्ठा करती है तो उसे पता चलता है कि किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी जानने वाले को ये नहीं पता जो कैलोरीन है वो माँ कब बनी और कब उसने इस लड़की को जन्म दिया है। अब वो सीधी उस च्युइंगम को और उन बालों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वाले लस को जानते हैं क्योंकि लस बीते 7 साल से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है और वो यही बात कहती है कि एक तो ऐसा सबूत दो कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब वो जाते ही उस च्युइंगम भरी पैकेट को उनके सामने रखती है और पुलिस वालों से कहती है कि मैंने कहा था ना, मेरी बेटी जीवित है और मेरी बेटी हमारे ही एक रिश्तेदार के पास है और साहब मैं ये कुछ ऐसे सैंपल लेकर आई हूँ, आप इनका डीएनए टेस्ट करा दो। पुलिस वाले सोचते हैं, उन्हें पता है कि बेटी के पीछे बावली है, तो वो इस बात को ज्यादा हवा नहीं देते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें पता है, लेकिन आप ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। हम किसी के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उसकी जानकारी के बिना उसके बच्चे के डीएनए टेस्ट करा दें? ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून के खिलाफ है। और जो लस होती है उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, हर जगह कानून और सब चीजें एक जैसी हैं। हालांकि हम सोचते हैं दूसरे देश में अलग कानून है। अब इस बात पर पुलिस वाले विश्वास नहीं करते हैं। लस परेशान हो जाती है। अब अपनी तरफ से कुछ कराए तो लस के पास पैसा नहीं है जो वो पैसे देकर कुछ भी करा सके। लेकिन दोस्तों, अब वो घर जाती है और सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है कि मैं अब क्या करूं, कैसे साबित करूं ये मेरी बेटी है। उसके बार बार दिमाग में ख्याल आता है, उस लड़की की मुस्कान लस के सामने घूमती रहती है और वो सोचती है ये मेरी ही बेटी है जिसके लिए मैंने इतने दिन दुख में गुजारे हैं। अब वो सभी रिश्तेदारों से पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे ये काम करना है और वो सभी को बता देती है कि इसने मेरी बेटी को चुराया है। वो सीधा सीधा आरोप लगा रही थी, लेकिन रिश्तेदारों ने लस को गलत साबित कर दिया और कहा कि अगर तुम किसी और काम के लिए पैसे लेती तो हम दे देते, लेकिन किसी के बच्चे पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जाते। उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। तो ये बात सुनकर लस और भी टूट जाती है कि सभी रिश्तेदारों ने साथ देने से मना कर दिया। लस यहाँ पर अपने पति के पास भी जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, क्योंकि लस के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी और उसके पास इतने ही पैसे होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस पति ने भी साथ नहीं दिया और कहा कि तू पागल हो चुकी है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम अपने एक खास रिश्तेदार के ऊपर उंगली उठा रही हो, तुम पागल हो और तुम गलत हो। और यहाँ पर जो कैलोरीन होती है उसे सही साबित कर देता है ये पूरा परिवार। सास ससुर भी साथ नहीं देते हैं, कोई भी लस को पैसा नहीं देता है। लस अब अपनी एक खास दोस्त से बात करती है तो वो दोस्त कहती है कि मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, अगर तुम इस आइडिया पर
काम करो। तो लस कहती है कि यार कुछ भी बता दो, मैं हर चीज पर काम करने के लिए तैयार हूं। तो वो दोस्त कहती है कि एक लीडर है जो लोगों की मदद करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लीडर होते हैं। अब ये बात सुनकर वो कहती है दोस्त कि तू उनसे मिल, चाहे 2 से 3 दिन लग जाएं या 4 दिन लग जाएं, लेकिन तुम उनसे मिलो और उनसे अपने सारे दुख को बताओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। यहाँ से जो लस होती है उस लीडर का पता मिल जाता है और यस अब जब वहां पर जाती है तो वो ही सेम समस्या होती है जैसे हमारे यहाँ पर किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं तो पहले तो उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता है। हालांकि कुछ वक्त उनका होता है जिस वक्त वह आम जनता से बात करते हैं। यस इंतजार करती है, पहले दिन जो गार्ड होता है वो उन्हें दरवाजे से ही भगा देता है, दूसरे दिन जाकर खड़ी रहती हैं। लीडर बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं अपने घर, तो देखते हैं कि एक महिला रोज दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। अब लीडर अपना जो सेक्रेटरी होता है उससे पूछते हैं कि ये कौन है, सीए बोलते हैं जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये महिला काफी दिनों से खड़ी है और आपका इंतजार कर रही है, आपसे कुछ बातें करनी है। यहाँ पर जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, आज इनसे बात ही कर ले। दोस्तों यहाँ पर लस अंदर चली जाती है, अंदर जाकर कहती है कि बस 10 मिनट दे दो, सारी बातें आपके सामने रख दूंगी। लस जो होती है उससे बात करने लगती है। लस कहती है कि मेरी बेटी है, वो पूरी घटना बताती है कि ऐसे मेरे घर में आग लगी, उसके बाद मेरी बेटी जो मेरे रिश्तेदार है जिसका नाम कैलोरीन है उसके पास मेरी बेटी है और मैं ये सैंपल लेकर आई हूँ, उसके बाल लेकर आई हूँ, आप बस एक बार इसका डीएनए टेस्ट करा दीजिए। ये बात सुनकर जहां पर उसकी 10 मिनट मांगे थे वो करीबन 1.5 घंटे तक अपनी पूरी कहानी बताती है, बीच में रोती है, आंसू पोंछती है, कभी पानी पीती है और फिर लीडर के सामने बात करने लगती है। वो हाथ जोड़ने लगती है, कहती है कि मुझे बस मेरी बेटी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि ये मेरी बेटी है। यहाँ पर जो लीडर था वो समझ चुका था कि ये एक दुखी माँ है, इसके अंदर बहुत दुख दर्द है और इसको हम अब इस केस को इसके ही तरीके से हैंडल करेंगे। दोस्तों इसके तरीके से हैंडल करना क्या था कि जो लीडर होता है वो कहता है कि अगर इसका आरोप भी झूठा है लेकिन एक हल्ला टेस्ट कराने में क्या जाता है। अब यहाँ पर लीडर उस महिला को लेकर आप समझते हो उस जिले के अधिकारी के पास जाता है। अब उस जिले के कलेक्टर के पास जाते हैं और वहां पर जाकर ये सारी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं अब यहाँ पर जो लस होती है उसे बाहर भेज दिया जाता है और यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि इनकी समस्या को इनके ही हिसाब से सुलझाएंगे, अगर नहीं है तो छूट जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कलेक्टर साहब पूरी कहानी को सुनकर, पूरी बात को सुनकर अब वो एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद यहाँ पर अब डीएनए टेस्ट कराया जाता है। इसी बीच में जो यहाँ पर डेली मार होती है, लस की बेटी होती है जिसको एक रिश्तेदार ने चुरा लिया था कैलोरिन ने, अब कैलोरिन से उस बेटी को ले लिया जाता है और एक आश्रम में रखा जाता है। तब तक इस लड़की के ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाए, ना ही तो इस बेटी को लस को दिया जाता है, ना ही इस बेटी को कैलोरिन को दिया जाता है। कैलोरिन सारी बात समझ चुकी थी। दोस्तों कैलोरिन जिस दिन उससे बेटी को लूटा जाता है उसी दिन से घर से भाग जाती है। यहाँ पर जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है एक कलेक्टर के कहने पर, तो उस टेस्ट की रिपोर्ट जो आती है वो लस के फेवर में आती है। जो लस होती है, लस उसकी सच में ही मां निकलती है और यहाँ पर उस बेटी को मां को सौंप दिया जाता है। एक कलेक्टर, एक लीडर, सभी लोग मिलकर यहाँ पर उस मां की मदद करते हैं और जब ये बात सभी रिश्तेदारों को पता चलती है तो सभी रिश्तेदार अपने आप में शर्मिंदा होते हैं। और इस घटना के बारे में अखबार में भी छपा था और यहाँ पर एक मां को महान का टैग दिया गया था। कहा गया था कि माँ सब कुछ समझ लेती है, माँ वो चीज है जो बच्चा कहे भी ना उसकी बातों को भी माँ समझ जाती है और उसका निवारण करती है। जब जो कैलोरिन होती है उसको पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो वो वहां से फरार होती है, कई बार उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों एक दिन वो पकड़ में आ ही जाती है। अब कैलोरिन को पकड़ा जाता है तो यहाँ पर समस्या क्या थी कि भाई तुमने अपने ही रिश्तेदार की बेटी को क्यों चुराया, आखिर ऐसी क्या बात थी। तो कैलोरिन अपनी एक स्टोरी बताती है। कैलोरिन कहती है कि मैं 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती हूँ। जब डेली मार का जन्म हुआ था जब ही मेरे उन बच्चों का जन्म होता है, लेकिन दोनों ही बच्चे मेरे जीवित पैदा नहीं होते हैं, वो मृत पैदा होते हैं, मतलब मरे हुए बच्चे मेरे पैदा होते हैं। उसके बाद डॉक्टर मुझे एक और खबर देते हैं। खबर क्या थी? डॉक्टर ने कहा था कि आप अब आगे चल के मां नहीं बनोगी। यहाँ पर मेरे बच्चे चले जाते हैं। 10 दिन बाद मुझे पता चलता है जो लस है वो अपनी बेटी की खुशी में एक पार्टी रख रही है और लस की बेटी को मैंने भी देखा था। लस की बेटी मुझे
बहुत प्यारी लगी थी, क्योंकि मेरे बच्चे उस वक्त नहीं होते हैं। मैं उस पार्टी में पूरे इरादे से गई थी, घर से ही मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था। मैं लस पर पूरा ध्यान रखती हूँ। जब लस उस बच्ची को ऊपर कमरे में सुलाकर आती है तो मैं जानबूझकर अपना पर्स उस कमरे में छोड़कर आती हूँ और नीचे आकर जैसे ही सभी रिश्तेदार वहां से भेज दिए जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, तो मैं इस बहाने से कमरे में ऊपर जाती हूँ और वो पर्स लेकर और उस बच्ची को लेकर मैं उस लड़की को उस कमरे से उठाती हूँ और उस कमरे में ऐसी व्यवस्था करती हूँ कि जिससे मेरे जाने के बाद 15 मिनट बाद तक वो कमरा जोर से जलने लगेगा। और उस बच्ची को लेकर मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ और गाड़ी में बैठने के बाद मैं वहां से इस लड़की को लेकर घर आ जाती हूँ। मेरा पति भी इस बात को जानता है और हम तुरंत अपना घर उसी दिन छोड़ देते हैं और उस घर को छोड़ने के बाद हम कहीं और चले जाते हैं। और जो हमारे पास ये बेटी आई थी, ये हमें बहुत प्यारी लगती है। हमारे सपने थे कि हम इसे एक सिंगर बनाए या कुछ ऐसा बनाए कि इसको एक मॉडल बनाए। दोस्तों, यही सपने लस के होते हैं अपनी बेटी को लेकर। और इस बेटी को लेकर जो दूसरी माँ बनने की कोशिश कर रही थी कैलोरीन, उसके भी यही सपने होते हैं। ये बात सर पुलिस वाले उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़की को ऐसे चुराना क्या ठीक था। लेकिन एक और जो मेन भूमिका थी, एक माँ ने जिस बच्ची को 10 दिन की को देखा था, एक माँ ने कैसे उस बच्ची को 7 साल की को पहचान लिया और वो कैसे जान गई कि ये मेरी ही बच्ची है। ये एक माँ का एहसास होता है, ये एक माँ को वरदान होता है कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए डटकर खड़ी हुई रहती है। जब यहाँ पर कैलोरीन ये बयान देती है, तो ये बयान जब लस सुनती है तो लस के दिमाग में बात आती है कि हाँ, उस दिन जब मैंने बेटी को ऊपर सुलाया था तभी यहाँ पर कैलोरीन आती है और कहती है कि मेरा पर्स ऊपर के कमरे में छूट गया है और वो अपना पर्स लेकर यहाँ से गई थी। ये सत्य हो जाता है। जो डेली मार थी वो लस की बेटी होती है और यहाँ पर ये केस सुलझ जाता है। एक माँ को उसकी 7 साल बाद उसकी बेटी मिल जाती है, जिस बेटी को पुलिस वालों ने मृत घोषित कर दिया था, मरा हुआ घोषित कर दिया था, वो बेटी 7 साल बाद एक माँ को वापस मिल जाती है। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो लाइन कही थी कि माँ भगवान का रूप होती है, तो इसी वजह से कहते हैं माँ को भगवान का रूप। एक पिता जिसने अपनी कोई भी भूमिका नहीं निभाई, एक महिला के दुख को देखकर भी वो उस महिला से अलग हो जाता है और उस महिला को पागल करार कर देता है। सभी रिश्तेदार अपने आप में शर्मिंदा होते हैं, लेकिन अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा, एक माँ अकेली जंग जीतती है। ये घटना समाप्त हो जाती है। माँ का मान सम्मान कीजिए, माँ का ख्याल रखिए। माँ वो चीज है जो आपको हर दुख दर्द से बाहर निकाल सकती है और आपकी मदद कर सकती है। तो चलिए, घटना समाप्त होती है। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम ले लें जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम है राधे श्याम जी। राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको पुनर्जन्म की घटनाओं पर विश्वास है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलवंती अंबाला से, कुलवंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी पुनर्जन्म की घटनाओं पर विश्वास है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तनीसा मैरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी पुनर्जन्म की वीडियो पर कमेंट करती है और कहती हैं कि हमें पुनर्जन्म पर भरोसा है। अभय अमेठी यूपी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेणु देवी मुंबई से, ये हमारी रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। राम सागर यादव, बहुत बहुत धन्यवाद राम सागर यादव जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा गर्ग हमारी बहन है, रेगुलर हमारे वीडियो पर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। योगेश कुमार जी का कहना है कि जो पुनर्जन्म की घटनाएं हैं आपकी जितनी भी हैं वो सत्यता पर आधारित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रंजू अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी बहन है, बहनों का बहुत साथ है, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं हमारी बहनों के, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चंदन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शायद कल रात वाली वीडियो पर कमेंट किया है और आपको वो वीडियो सही लगी है। दोस्तों, हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं सभी सत्यता पर आधारित होती हैं। हम उन घटनाओं को लेकर आते हैं जो घटनाएं घटी हैं, जिन पर राय रखी गई है, जिनके ऊपर केस चले हैं, जिनको सही किया गया है, वही घटना हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। आपको अंधेरे में रखने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सरोज कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। कुसुम देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कुसुम देवी जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुकंतला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बड़ी बहन है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दिलीप पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपके भी कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। ज्योतिका हमारी बहन है जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं, कई कमेंट पढ़े हैं हमने इनके, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। महेंद्र कुमार दीक्षित अमेठी से हैं शायद ये, बहुत बहुत धन्यवाद महेश कुमार दीक्षित जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मिंकू गुप्ता, अब आपका नाम ऐसा है मिंकू गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आप लोगों को एक और बात बता दें, हमारी जितनी भी घटनाएं हैं केवल समाज में एक सुधार लाने के लिए इन घटनाओं को लेकर आया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो सकें। किसी को परेशान या दुखी करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।